नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर एक अभियान के तहत भीख मांगने वाले और दुकानों पर काम करने वाले नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीर में गाजियाबाद जिला संरक्षण अधिकारी, उनकी टीम और पुलिस मौजूद है। यहाँ ऐसे बच्चे जो चौराहों पर भीख मांगते हैं या फिर कहीं काम करते हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आपने भी चौराहे पर ऐसे बच्चे देखे होंगे। गाजियाबाद के जिला संरक्षण अधिकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इन बच्चों को बाल संरक्षण गृह में पेश किया जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि इनको कौन से स्कूल या किस योजना के तहत इनको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ इनके माता पिता के बारे में भी जानकारी की जाएगी कि अपने बच्चों को कैसे और क्या काम करवाते हैं। चौराहों पर अक्सर जब ये भीख मांगते हैं तो हादसे का भी शिकार का डर लगा रहता है। साथ ही इनका भविष्य भी अंधकार में होता है। ऐसे में इस मुहिम को निश्चित ही शानदार कहा जाएगा। बस ये पहल होनी ईमानदारी से चाहिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शासन को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं या स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, फुटपाथ पर रह रहे हैं या फुटपाथ पे आते हैं और शाम को चले जाते हैं, या वो फुटपाथ पर ही रह रहे हैं, उनके माता पिता भी साथ में रह रहे हैं, भीख मंगवा रहे हैं, या वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको एजुकेशन नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से इन बच्चों को रेस्क्यू करा करके बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर बाल कल्याण समिति उस पर निर्णय लेती है, उसका असेसमेंट कराया जाता है कि इनको किन योजनाओं से जोड़ना है, इनको किस तरह से परिवार में पुनर्वास कराना है और किस तरह से ही इनको जो है एजुकेशन से या किसी सरकार की योजनाओं से जोड़ना है जिससे उनको परिवार को कुछ लाभ प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद सोशल मीडिया पर शेयर और लाइक्स की होड़ में युवा ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं और दिखाई देते हैं। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रहे हैं, जिनमें युवा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा क्षमता से अधिक सवारी बैठाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक वीडियो में तो हद ही हो गई, जहाँ एक स्कूटी पर 6 लोग सवार हैं। शायद स्कूटी सवार कार को भी मात देने की सोच रहे हैं। वीडियो गाजियाबाद के कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। ऐसे ही देहात और लोनी क्षेत्र के वीडियो हैं, जहां मोटरसाइकिल पर युवा स्टंट कर वीडियो बना सोशल मीडिया पर डालकर फेमस होने की जानलेवा कोशिश में लगे हैं। वहीं जब इस बाबत गाजियाबाद के ट्रैफिक एडीसीपी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि ऐसे ही वायरल वीडियो में कड़ी कार्रवाई करते हुए और जो भी अधिकतम दंड बन सकता है उसका प्रयास करते हैं, जिससे ऐसे घटनाओं में कमी आ सके। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुछ आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, जिसमें दोपहिया वाहनों से हो रहे हादसों की संख्या ज्यादा थी और इस हादसों में कई वाहन चालकों की मौत भी हुई थी, जिसको लेकर विशेष अभियान इस मई माह में चलाया गया है। अब तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 6342 वाहनों के चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं। साथ ही यहां लोगों को जागरूक करने के लिए भी स्कूलों में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, गाजियाबाद में दोपहिया अभी हम लोगों ने एक डेटा निकाला था, जिसमें जो मैक्सिमम एक्सीडेंट हो रहा है दोपहिया वाहन से ही हो रहा है और इसमें जो मृत्यु हो रही है भी दोपहिया वाहनों की हो रही है। इस पर हम लोगों ने एक अभियान चला करके विशेष करके दोपहिया वाहन में जो 3 सवारी चल रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, रॉन्ग साइड चल रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग अभियान चल रहे हैं। इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और कल के डेट में करीब हम लोग 6382 चालान किए हैं इस पर, जो दोपहिया वाहनों के खिलाफ और भी जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और हम लोगों का पर्पज़ ये है कि लोगों में थोड़ी इन्फोर्समेंट के माध्यम से, हालांकि जागरूकता अभियान भी हम लोगों ने बहुत चलाया था, इन्फोर्समेंट के माध्यम से लोगों में थोड़ी यातायात नियमों के प्रति पालन करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें तथा जो एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट से होने वाली जो मौत हो रही है उसमें कमी लाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर तहसीलदार ने बसपा नेता माफिया डॉक्टर अनुपम दुबे द्वारा मंदिर ट्रस्ट की कब्जाई गई करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है। बता दें, फिरोजाबाद जेल में निरुद्ध एवं तमाम संगीन मुकदमों में नामित और कानपुर मंडल के माफिया डॉन बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे पर सरकार की तिरछी नजर और गहरी होने के बाद सख्त हुए जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत से निकले एक और फरमान के बाद माफिया और उसके सहयोगी मॉडर्न अल्ट्रासाउंड सेंटर के मालिक डॉक्टर प्रभात गुप्ता व अन्य पर पुलिस प्रशासन ने हनुमान जी विराजमान ट्रस्ट की कब्जाई गई करोड़ों रुपए की जमीन कुर्क कर ली है।
पुलिस ने इन दबंगों के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में बीती 15 मई को आख्या भिजवाई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में तमाम साक्ष्य और गवाहों के मद्देनजर फैसला सुनाया गया कि गैंग लीडर डॉक्टर अनुपम दुबे सहित अपने सहयोगियों के नाम अनैतिक रूप से पुष्ट संपत्ति श्री हनुमान जी महाराज मंदिर पर कब्जा कर लिया है। इस पूरे मामले में कूट रचित मामले की सुनवाई होते ही मामला खुलकर सामने आ गया है, जिस पर राजस्व की टीम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर डुगडुगी बजाते हुए 70 करोड़ 9 लाख 60 हजार रुपए की कीमती जमीन कुर्क कर ली है। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ राजस्व टीम मौजूद रही। जनपद फर्रुखाबाद में अनुपम दुबे और उनके सहयोगियों के माध्यम से ये ग्राम मदा पहाड़पुर की कुल 7 कृषक भूमियाँ 7 खसरा संख्या जिनका नंबर 926, 927, 929, 997, 1001, 1002 और 1004 कुल क्षेत्रफल जिसका 4.381 हेक्टेयर है। ये इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई थी, जिसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में कुर्क करके मुझे प्रशासक नियुक्त किया गया। तो आज इसका भौतिक कब्जा प्राप्त किया हम लोगों ने स्थानीय थाना बोल दरवाजा के सहयोग से। अब ये जमीन मेरे नाम है। मैडम कितनी संपत्ति कब्जा हुआ है? दिवाली भागव को इसका क्या नाम, जब तक इसका इंचार्ज नहीं बनाया जाए मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दरियापुर से, जहां पर पंचायत घर पर प्रधान पति और ससुर ने एक राशन डीलर के साथ मारपीट की है, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि हाथरस जंक्शन क्षेत्र के दरियापुर के राशन डीलर के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए नायब तहसीलदार और ARO स्तर के अधिकारी दरियापुर पहुंचे, जहां पंचायत घर में राशन डीलरों को भी बुलाया गया और शिकायत की जांच की जाने लगी। आरोप है कि ग्राम प्रधान पति और प्रधान के ससुर वहां पहुंच गए और जांच में हस्तक्षेप करने लगे, जिसका राशन डीलर द्वारा विरोध किया गया, जिससे आक्रोशित होकर प्रधान पति व ससुरादि लोगों के द्वारा लात घूंसे से मारपीट शुरू कर दी। पूरे मामले की शिकायत पीड़ित के द्वारा जंक्शन पुलिस से की गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज विवाद दिनांक 24/5/23 को कुछ उच्च अधिकारीगण राशन से संबंधित जांच हेतु कौन थी जांच में? ARO सर और नायब तहसीलदार जो कि जांच हेतु पंचायत कार्यालय पर आए हुए थे। किस गांव में आए थे? दरियापुर ग्राम पंचायत के पंचायत घर पे, और हमें फ़ोन द्वारा वहाँ पर बुलाया गया, जो कि हम 2 ही जने, मैं और हमारे चाचा योगेंद्र पाल सिंह दोनों वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर प्रधान मौजूद थी, उनके साथ उनके पति जो कि एक सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो ग्राम के पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं, आगे बताओ, वो भी वहाँ मौजूद थे और उनके ससुर भी मौजूद थे। और कई बार ARO सर और नायब तहसीलदार के द्वारा कहने पर भी इन लोगों ने वहाँ पर इंटरफेयर मतलब करना अपना शुरू किया और दबंगई से वहाँ पर अपना दबाव बनाना शुरू किया। और जब हमने उसका विरोध किया तो इन्होंने हमारे साथ मारपीट की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर स्पेसिफिक मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में एक सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जिसका पुलिस ने भांडाफोड़ किया है और छापेमारी के दौरान बड़ी तादाद में युवक और युवतियां मौके से पकड़े गए हैं। दरअसल पैसिफिक मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलाने की सूचना पुलिस तक पहुंची, तो ट्रांस हिडन DCP विवेक चंद्र यादव की स्पेशल टीम ने ACP स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में पैसिफिक मॉल के स्पा सेंटर में अचानक छापेमारी की, जहां मौके से 61 युवती और 39 युवकों को हिरासत में ले लिया गया। DCP का कहना है कि पैसिफिक मॉल में संचालित 9 स्पा सेंटरों में लड़कियों से देह व्यापार कराने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। मुखबिर भेजकर वेरीफाई कराया गया। इसके बाद छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने मौके पर 100 लोगों को पकड़ा है, जिन्हें पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। ये सभी गाजियाबाद, नोएडा सहित दिल्ली NCR शहरों के रहने वाले हैं। कस्टमर यहाँ स्पा कराने आते थे और उन्हें देह व्यापार का ऑफर किया जाता था। सूचना ये भी है कि 69 लड़कियों में कुछ विदेशी युवतियां भी हैं। पुलिस पूछताछ में जुटी है कि आखिर ये गंदा धंधा कब से चल रहा था और इसका मास्टरमाइंड कौन है। क्या यहाँ अश्लील वीडियो तो नहीं बनाए जा रहे थे? अब पुलिस हिरासत में लिए गए युवक युवतियों से पूछताछ की जा रही है। वैसे तो पैसिफिक मॉल में बहुत से परिवार अपने
अपने बच्चे, बीवी और अन्य लोगों को लेकर आते हैं और इसी मॉल के स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चौंकाने वाला है। ट्रांस ईडन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्पा सेंटर का संचालन हो रहा है। शॉपिंग मॉल में भी स्पा सेंटर चलाए जा रहे हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि जल्दी स्पा सेंटरों की जांच का अभियान चलाया जाएगा। आज दिनांक 24 मई 2023 को थाना लिंक रोड में स्थित पैसिफिक मॉल के अंदर चलने वाले स्पा सेंटर्स पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि स्पा सेंटर्स की आड़ में यहाँ पे अनैतिक देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पे एसीपी साहिबाबाद के निर्देशन में टीम गठित करके जब वहाँ पे छापामारी की गई तो वहाँ से 8 स्पा सेंटर ऐसे पाए गए जहाँ पे आपत्तिजनक स्थिति में कुछ लोगों को तथा आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ वहाँ पे कई सारे लोगों की बरामदगी हुई। ये इस ऑपरेशन में कुल 60 महिलाओं तथा 39 पुरुषों को हिरासत में लिया गया। इन सभी से अभी पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में प्रकाश में आने वाले सभी स्पा सेंटर के जो मालिक, मैनेजर इत्यादि हैं, इन पे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी तथा जो विक्टिम्स हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस देह व्यापार के धंधे में जबरदस्ती धकेल दिया गया है, इन विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया है। इन विक्टिम्स को पूछताछ के पश्चात उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर मंत्री राजभर ने सपा और बसपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीला गमछा और पीला झंडा राजभर समाज के लिए कफन है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के नगरा जनता इंटर कॉलेज के मैदान में सुहेल देव राजभर सम्मान समारोह के कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने मन से कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी हुकूमत ने राजा महाराजा के खिलाफ साजिश की है, चाहे जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो या इंदिरा गांधी की सरकार हो। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमारे राजा के साथ बेईमानी की है और इतिहास को दबाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो 4 बार मायावती, जिनकी सरकार हमने बनवाई लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। मायावती ने बेईमानी की है और अपना पेट भरा है और सिर्फ हमें धोखा मिला है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने छलने का काम किया है। अगर किसी ने धोखा दिया है तो वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया है। वहीं उन्होंने मन से कहा कि ये पीला गमछा, ये पीला झंडा, ये तुम्हारा नहीं राजभर समाज के लोगों, ये तुम्हारा कफन है। अगर इसको निकाल कर फेंके नहीं तो उसमें तुम बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, तुम्हारी जान चली जाएगी। इसको उखाड़ फेंक, भागाओ यहाँ से। वहीं ओम प्रकाश राजभर पर कहा कि ओम प्रकाश राजभर के लिए यह गढ़ उनके लिए गड्ढा बन जाएगा। उनकी राजनीति की दुकान को बलिया की सम्मानित जनता पूरी तरह से बंद करने जा रही है, जिसकी शुरुआत यहाँ की जनता कर चुकी है। समाज को बेचने वाले, समाज को धोखा देने वाले को जनता पहचान चुकी है। इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। आज देश के गृह मंत्री ने सहारा दिया होता तो कभी विधानसभा का मुंह नहीं देख पाते। फेंक दो, ये तुम्हारा कफन है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, जीवन खराब कर देगा। ऐसे धोखेबाज को और महाराजा सुहेलदेव राजभर को धोखा देने वाला कभी आपका भला नहीं कर सकता। तो आखिरकार राजभर समाज से जुड़े लोग आप कह रहे हैं कि धोखा खा जाते हैं ओम प्रकाश राजभर की वजह से, तो फिर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बसपा की बात करें या और पार्टी, वो कैसे धोखा खा जाए? नहीं, सब लोगों ने मौका, देखिए आज समय के साथ सब लोगों ने जाना, पहचाना, परखा, इसलिए हर पार्टियों ने दरवाजा बंद कर दिया। इसीलिए तो अब बेचारे इसीलिए छटपटा रहे हैं, अपने छड़ी के लिए सहारा खोज रहे हैं। और मैंने तो कई बार कहा है, उनकी छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं होती। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता, देश के गृह मंत्री जी ने अगर सहारा नहीं दिया होता तो कभी विधानसभा का मुंह भी नहीं देख पाते। तो हमने हल्दी लगा दिया, पहली बार विधानसभा पहुंचा दिया। तो 2024 में क्या आप हल्दी लगाएंगे, क्या फिर एक बार सहारा देंगे क्या छड़ी को? नहीं, ये सब बात तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन मैं आपको पक्का मैं बता दे रहा हूँ कि राजभर समाज ने उनके आदेशों का उल्लंघन करना, ये भारतीय जनता पार्टी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां पर कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का
स्थलीय निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कन्नौज का दौरा किया है। दौरे के दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। अपने कार्यक्रम के दौरान जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में पाई गई कमियों को जल्द ही दूर करने के लिए CMS को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि कन्नौज में जो हमारे विकास की योजनाएं हैं देश व प्रदेश सरकार की, उनका हमने स्थलीय निरीक्षण किया है। वहीं उन्होंने कहा कि कन्नौज से बीजेपी का विशेष लगाव है, कन्नौज को सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में स्थापित करेंगे। उन्होंने लखनऊ गोलीकांड पर अखिलेश यादव द्वारा किए गए ट्वीट पर कहा, जो समाजवादी के लोग वातानुकूल कक्ष में बैठकर केवल सोशल मीडिया से प्रदेश को देखते हैं, हम लोग फील्ड में रहकर जनता के पास हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन, देश में प्रदेश में बेहतर से बेहतर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और लगातार हमारा जनाधार बढ़ रहा है। सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा हुई है और केंद्र प्रदेश के जो योजनाएं जो उनका स्थलीय निरीक्षण भी किया है। कन्नौज को सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 के जनपद के रूप में विकास के मामले में और कानून व्यवस्था के मामले में स्थापित करना है। कन्नौज ऐतिहासिक नगर है और कन्नौज से हम लोगों का विशेष लगाव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विशिष्ट जिला भी है। हर स्थिति में हम कन्नौज को बेहतर से बेहतर जिला बनाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर जो समीक्षा की है उसमें कुछ त्रुटियां मिली हैं, उनको सुधारने के निर्देश हमने दिए। गौशाला की जो बात हो रही थी, कहीं न कहीं जो खुराक है गायों की बहुत खाना है, उसको ठीक कराएंगे और उसको पेमेंट भी एडवांस हमने भूसा खरीद करके रखा हुआ है और जून तक का एडवांस पेमेंट करा दिया है। और किसी भी स्थिति में गायों को रहने में दिक्कत ना आए, भोजन में दिक्कत ना आए, चारे की दिक्कत ना आए, सुनिश्चित करने के निर्देश। सर टोटी वाला क्या मामला था? टोटी वाला टोटियाँ जो नहीं लगाई गई हैं, वो नहीं लगाई गई, अच्छी बात है। जानवर बाजार में घूम रहे हैं काफी, उससे क्या होगा? मार्केटों में कोई भी निराश्रित गोवंश भूखता न मिले, CDO साहब को लगाया है कि सबको गोवंश स्थल में ले जाएं और उनके लिए उचित प्रबंध। बिजली की बड़ा दिक्कत है, बिजली को लेकर ओवर बिलिंग बिल्कुल नहीं की जाएगी। 100% सही बिलिंग करके उपभोक्ता बिजली का बिल देंगे और देना चाहते हैं। हमने अधिकारियों से कहा है कि उपभोक्ताओं के बीच में जाएं, ग्राम प्रधान के घर दरवाजे बैठे, पूर्व प्रधान के साथ बैठे, कोठीदार के साथ बैठे और गांव वालों से बात करें। सभी लोग बिजली बिल देंगे, लेकिन हमें प्रयास करने होंगे। नदियाँ सूख गई हैं, पानी नहीं है नदियों में। नहीं, अभी शीघ्र आप देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर सभी नहरों में पानी। जैसे क्या बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी व यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर के भाजपा दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बिजनौर के भाजपा दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। पार्टी दफ्तर से सीधे केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर कलेक्ट्रेट में बनी महात्मा विंदुर सभागार में पहुंचे, जहां पर प्रशासन के अफसरों से मुलाकात की और सीधे मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने केंद्र और प्रदेश सरकार की PM आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार विस्तार से समीक्षा की। डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2017 से 2022-23 तक बिजनौर जनपद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र और प्रदेश की PM मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा बेरोजगार में रोजगार, तालाबों, खेल मैदानों, आंगनवाड़ी केंद्र, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, जन आरोग्य योजना की समीक्षा की। इधर सीधे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से बिजनौर के रहने वाले यूपी के पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने सत्संग व भंडारे में शिरकत की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बिजनौर की सरजमी पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिजनौर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा सहित तमाम समाज सेवियों ने तहे दिल से स्वागत किया। साथ ही पुष्कर सिंह धामी अशोक कटारिया के आवास हेमपुर पथरिया पर पहुंचकर वकायदा सत्संग व भंडारे में शामिल होकर शिरकत की। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की गई है, आज उसमें 100% सही तरीके से वितरण हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। जरूरत के अनुसार सत्यापन भी किया जाए तो उपभोक्ता है उनके साथ, यह भी बताया गया है। और आप सब बिजनौर वासी हैं, जानते हैं जब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो बिजनौर सहित प्रदेश के कुछ जिले जो उनके VIP जिले माने जाते थे
वहाँ बिजली आती थी, बाकी जिलों में बिजली गायब रहती थी। लेकिन आज ये गर्व से कह सकते हैं कि सभी 75 जिलों में सपा सरकार के समय बिजली आती नहीं थी और भाजपा की सरकार के समय बिजली जाती नहीं थी। ट्रांसफार्मर भी उस समय अगर बदलवाना होता था तो बिना रिश्वत दिए कभी कोई जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। आज 24 घंटे 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश हैं और उसका पालन कराने का काम किया जा रहा है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में जो कार्य है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनको कई बुनियादी सुविधाएं भी साथ में दी जाती हैं। शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान भारत का कार्ड और हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना, ये पूरे दुनिया की सबसे अभिनव योजना है और उत्तर प्रदेश उसमें बहुत आगे है। उसकी भी विस्तार से स्थलीय निरीक्षण करके यहाँ कहा गया है कि जहाँ भी सभी बुनियादी सुविधाएं जिनको आवास दिया गया है नहीं है उनको उपलब्ध कराएं, उनका सत्यापन करवाएं। प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन होता है, अर्थात गांव की समस्या गांव में समाधान, और इसके क्रम में कल शुक्रवार है, कल भी चौपाल होगी और प्रदेश में सभी ब्लॉकों में प्रत्येक शुक्रवार को 2 चौपाल का आयोजन होता है और जिले से लेकर के ब्लॉक तक के अधिकारी उस चौपाल का हिस्सा होते हैं। तो यह बहुत सफल कार्यक्रम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मुरादाबाद से, जहां पर रोडवेज संविदा बस चालक के बेटे मोइन अहमद ने सिविल सेवा की परीक्षा पास कर जनपद का नाम रोशन किया है। मुरादाबाद के डिलारी के गांव जटपुरा निवासी रोडवेज में संविदा बस चालक के बेटे मोइन अहमद ने सिविल सेवा की परीक्षा पास कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के परिणाम में मोइन ने 296वीं रैंक हासिल की है। मोइन को ये सफलता चौथे प्रयास में मिली है। उनके घर पर बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मोइन के पिता बली हसन संविदा बस चालक हैं और परिवार के पालन पोषण का पूरा दायित्व उन पर ही है। मोइन ने बताया कि उनकी मां तस्लीम जहां गृहिणी है। उन्होंने बताया कि परिवार में तमाम आर्थिक समस्या है, लेकिन उन्हें कभी इन परिस्थितियों से डर नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की। और मोइन का कहना है कि मेरे पास फोन आया, आसिफ यूनिस की कॉल आई, उसने बताया कि यूपीएससी का परिणाम आ गया है और मेरा चयन हो गया है और मुझे 296वीं रैंक मिली है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग गया और कई अधिकारियों के भी फोन आए। युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो। यदि कोई रुकावट आए तो लक्ष्य से पीछे हटने के बजाय उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परेशानी नहीं जो हमारे लक्ष्य से हमें दूर कर सके। आवश्यकता जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाएं और हौसले को बनाए रखें। सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा ताकि तैयारी से संबंधित सही जानकारी उन तक पहुंच सके। जी, मेरा नाम मोइन अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के जटपुरा का रहने वाला हूं। अभी हाल ही में घोषित सिविल सर्विसेज 2022 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें मेरी 296वीं रैंक आई है। मेरे पिताजी का नाम बली हसन है, वो पेशे से एक संविदा चालक हैं रोडवेज में। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वॉइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।